जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन। लेसन का नाम क्या है? विलयन। विलयन सबसे पहले जान लो कि विलयन होता क्या है। विलयन होता है कोई विलेय हो और एक विलायक हो, दोनों को मिला के विलयन तैयार होता है। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय वो चीज़ होती है जो मुझे घोलनी है और विलायक वो होता है जिसमें घोलनी है। ठीक, जैसे पानी ले लिए तो पानी क्या हो गया हमारा? विलायक हो जाएगा। और नमक वमक कुछ ले लिया जो मिलाना है, या कोई अम्ल ले लिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा विलेय। तो विलायन क्या है? जब विलेय और विलायक आपस में मिश्रण करते हैं तो उससे विलयन बनता है। बहुत ही अच्छा लेसन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है विलयन के प्रकार। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तन विलयन, शांत विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक, तो हम सभी पढ़ेंगे पांचों प्रकार इसके। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना है विलयकों का विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता कई प्रकार में बांटी गई है, भिन्न भिन्न। जैसे एक होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, अंश प्रति विलयन की में सांद्रता, मोलरता और नॉर्मलता, और एक होता है मोल प्रभाजन। ठीक, सभी हम बताएंगे वीडियो में आगे। उसके बाद पढ़ना है विलेयता। उसके बाद गैस के द्रव्यों में विलेयता। ठीक, उसके बाद पढ़ना है हेनरी का नियम। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। हेनरी का नियम, वाष्प दाब, ठोस विलयन, राउल्ट का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसका आदर्श अनादर्श अणुगुण, क्वांटम का उद्घटन व मोलता में संबंध, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हिमांक में अवनमन व मोलता में संबंध, प्रसारण दाब का समीकरण, इसको ध्यान से देख लेना। और समपरासारी विलयन, असमान मोलर द्रव्यमान और व्हाट हाफ कारक गुणांक। ठीक, तो सबकी हेडिंग हमने बहुत शॉर्टकट में ली है, छोटी छोटी सी, बहुत लंबा नहीं होगा और आसानी से समझ में। चलिए देखते हैं सबसे पहले विलयन। विलयन क्या है? विलयन मैंने बताया विलयन 2 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा? तो विलयन कितने प्रकार का होता है? विलयन होता है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो तन विलयन, शांत विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक, तो तन विलयन क्या है? हमने बहुत ही शॉर्टकट में इसकी परिभाषाएं ली है, जिसमें कि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। तो तन विलयन क्या है? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलयन की सांद्रता कम हो। मतलब कि अगर कोई विलयन है तो इसकी इकाई, ना कि दहाई वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा ऋणात्मक, ये होता है इकाई। ठीक, तो इकाई विलयन की सांद्रता कम हो, यानी इसकी सांद्रता कम होनी चाहिए। किससे? इससे। ऐसे होगा ना, इसकी कम होनी चाहिए इससे, जिसे क्या कहेंगे? तन विलयन कहेंगे। वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलयन की सांद्रता कम हो उसे तन विलयन कहेंगे। सांद्र विलयन, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलयन की सांद्रता अधिक हो, यानी तन विलयन जिसमें इकाई की सांद्रता कम हो। सांद्र विलयन जिसमें इकाई वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलयन की सांद्रता अधिक हो। ठीक, आयतन की विलयन जिसमें अधिकतम होगी, अगर दाईं तरफ इकाई की तरफ अधिक है तो सांद्र विलयन, कम है तो तन विलयन। ठीक, समझ में आएगा दोनों। अगला क्या है? अगला हमारा संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलयन की अधिकतम संभव मात्रा खुली हो। समझ में आया? स्थिर ताप, एक स्थिर ताप जैसे 200 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 201 स्थिर हो गया। ठीक, 200 मान लेते हैं। ये क्या हो गया? एक स्थिर ताप हो गया। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है कि एक स्थिर ताप पे वह विलयन जिसमें विलयन की अधिकतम संभव मात्रा हो। मतलब कि अगर जो हमारा 5 लीटर है 5L, तो इसमें अधिकतम मतलब कि 3, आधे से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 3 लीटर हमारा क्या होगा? विलयन होगा।
ठीक, समझ में आया। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलयन की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा में घुली, मतलब संतृप्त, जो संतृप्त है हमारा संतृप्त होता है 1/3, तो असंतृप्त क्या है उसकी संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक हो, मतलब उसके लिए आवश्यक क्या है, उसके लिए आवश्यक है 1/3, मतलब कि जितना हो उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसका संतृप्त विलयन कहना है कि जितना कुल विलयन हो उसका विलय आधे से ज़्यादा होना चाहिए। असंतृप्त विलयन क्या कह रहा है, असंतृप्त विलयन कह रहा है कि जो हमारा संतृप्त विलयन है उसकी आवश्यक मात्रा से कम हो, यानी कि जो 1/3 होगा लगभग 1/2 हो जाएगा, यानी बराबर आएगा। ठीक, तो समझ में आया। तन विलयन वह विलयन जिसकी इकाई आयतन के विलयन की सांद्रता कम हो। सांद्र विलयन वह विलयन जिसकी इकाई की सांद्रता आयतन से अधिक हो। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज़्यादा हो। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम। ठीक, नेक्स्ट, अतिसंतृप्त विलयन स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे हम अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या समझे, स्थिर ताप पर कि 200 डिग्री ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए, और संतृप्त विलयन हमारा क्या कहता है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, समझ में। और ये क्या कह रहा है, उसकी मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अतिसंतृप्त विलयन 1/4, संतृप्त विलयन 1/3 और असंतृप्त विलयन 1/2। ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता। अच्छा, एक सेकंड पहले इसके पहले देख लेते हैं इसमें और कि विलायकों में भौतिक प्रभावों का पर आधार। ठीक, तो इसमें क्या क्या होते हैं आपको पता है कि ठोस, द्रव और गैस 3 ही होते हैं। ठीक, तो गैसीय विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं उसे क्या कहेंगे, गैसीय विलायक कहेंगे। गैसीय विलायक सिर्फ एक ही होता है कि उसके आयतन जो कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो। अगर गैस है तो गैसीय ही अवस्था में होने चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गैसीय विलयन। ठीक, अगर जो द्रव्य की बात कर ले तो इस प्रकार के विलयन जिसमें पदार्थ द्रव्य अवस्था में होता है, मतलब जो पदार्थ होता है हमारा, जो पदार्थ होगा वो द्रव्य अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, द्रव्य अवस्था में होगा। ठीक, वह विलयन जिसका विलायक पदार्थ द्रव्य अवस्था में हो तथा पदार्थ द्रव्य गैस और ठोस अवस्था तीनों में हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य विलयन कहेंगे। वह विलयन जो कि गैस, द्रव्य और ठोस तीनों अवस्था में हो उसे हम द्रव्य विलयन कहेंगे। ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन होता है वह विलयन जो ठोस, द्रव्य एवं गैस कण आणविक परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे हम ठोस विलयन कहेंगे। समझ में आया कि कहने का मतलब क्या है। गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसके विलायक सिर्फ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव्य विलयन वह विलयन होता है जिसमें कि गैस, द्रव, ठोस तीनों को मिलकर बना होता है। ठोस विलयन वह विलयन होता है जो कि द्रव, गैस और ठोस कण के आणविक परमाणुविक कण से मिलकर बना होता है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, अब विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा की सांद्रता कहलाती है। समझ में आया कि विलयन के प्रति इकाई, जो विलयन की इकाई होती है उसकी प्रति इकाई यानी एक इकाई प्रति इकाई। ठीक, प्रति इकाई में उपस्थित विलय, एक इकाई में जितना उपस्थित विलय होगा
विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब 1% में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? अभी मैंने बताया कि एक होता है हमारा स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू। ठीक, ये कैपिटल डब्लू। ठीक, कैपिटल डब्लू इसका नाम होता है, या इसको कहते हैं भार प्रति भार प्रतिशत, या इसको कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, तीनों सेम ही होते हैं। सूत्र नोट कर लो कि कैपिटल डब्लू बराबर स्मॉल डब्लू बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार तथा, जो कि ग्राम में निकलेगा, पदार्थ का भार तथा अपान विलयन का भार इंटू 100। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा? डब्ल्यू वी होता है। क्या होता है? दूसरा होता है डब्ल्यू वी। क्या होता है? डब्ल्यू वी। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू और वी, अथवा इसको आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू वी अप बराबर विलेय पदार्थ का भार, जो कि ग्राम में होगा, अपान विलयन का आयतन इंटू 100। सब में हम 100 से गुणा देंगे, कुछ भी निकालना हो। अगर मुझे ग्राम से मिलीग्राम निकालना है, या मिलीग्राम में मिलीग्राम को निकालना है, या ग्राम में ग्राम को निकालना है, द्रव्यमान में चेंज हो जाएगा, बाकी सब में सेम रहेगा। ठीक, 100 से ही गुणा करेंगे। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? तीसरा नियम हमारा होता है आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत। ठीक, इसको हम वीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवी भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पे आपको ये नहीं भूलना है 100 से आपको गुणा करना ही करना है सबको। ठीक, तो इसका क्या होता है? वी अपान वी बराबर विलेय पदार्थ का आयतन, जो कि मिलीमीटर में इसका होता है, अपान विलयन का आयतन। ठीक, विलेय पदार्थ का आयतन और विलयन का आयतन। ठीक, अंश प्रति विलयन क्या होता है? इसको हम पीपी से लिखते हैं। किससे लिख सकते हैं? पीपी से लिखते हैं। इसको हम पीपी से लिखते हैं। ठीक, पीपीएम बराबर इसका क्या होता है? विलेय का भार अपान विलयन का भार। ठीक, उसके बाद हमारा होता है अंश प्रतिशत विलयन, जो कि हमारा होता है विलेय के अंशों का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। उसके बाद होता है मोलरता, जो कि विलेय मोलरता को किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। ये याद रखना, अभी पूछेंगे थ्योरी में। ठीक, ये मोलरता होता है विलयन के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। उसके बाद मोलरता होता है विलेय में मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान। नॉर्मलता होता है विलेय के ग्राम तुल्यकों की संख्या अपान विलेयक का आयत लीटर। उसके बाद मोल प्रभाजन होता है हमारा लास्ट जो होता है, एक घटक का मोल प्रभाजन बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक, ये जब हम आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे आएंगे। ठीक, इनको सिर्फ समझ लो, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं ऐसे, इसीलिए हमने नोट नहीं बना इसकी। उसके बाद विलेयता क्या होता है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा में ही घुल सकती हो, उस पदार्थ को विलेयता कहते हैं। ठीक, मतलब अगर हमारा ताप 200 डिग्री है, ठीक, अगर हमारा ताप 200 डिग्री है, तो कह रहा है कि निश्चित ताप, यानी कि इसका जो ताप होगा एक निश्चित होगा। कितना होता है इसका ताप? मान लेते हैं 200, कि अगर 200 डिग्री है तो 200 से ना ज़्यादा होगा ना कम। अगर ज़्यादा होगा तब भी नहीं घुलेगा, और कम होगा तब भी नहीं घुलेगा। ठीक, तो किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर, यानी कि एक निश्चित ताप यानी 200, निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा, अगर मात्रा इसकी हम 100 ग्राम मानते हैं, 100 ग्राम। ठीक, तो निश्चित होता है कि 200 डिग्री पर इतने पदार्थ का अधिकतम मान 200 डिग्री पर 100 ग्राम घुल जाएगा। अगर 100 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो नहीं घुलेगा, कम होगा तो नहीं घुलेगा, अगर ताप ज़्यादा कम होगा तब भी नहीं घुलेगा।
तो जब हेडिंग आए विलेयता तो वहाँ लिखना है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा में ही घुल सकती है, उस पदार्थ को विलेयता कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, गैस की द्रव्यों में विलेयता। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव्य में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अब गैस का होता है सबसे कम घुलन, जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है। कौन होती है, ऑक्सीजन, सबसे कम ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा बात करें तो NH3 होती है। ठीक, NH3 सबसे ज्यादा गुणांक क्या होती है, घुलनशील होती है। किसमें, तो जल में। कितनी होती है, 7.10, बहुत ही जहरीली होती है। कौन होती है, NH3। ठीक, NH3 सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम कौन सी होती है, तो हीलियम। कौन सी होती है, हीलियम, He सबसे कम होती है। कितनी होती है, आ भी सकते हैं तो 0.009। कितना होता है, 0.009। ठीक, ये क्या होता है, अणुशोषण गुणांक होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, अणुशोषण गुणांक कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन, ठीक, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं गैस। ठीक, इसके बाद करते हैं, तो समझ में आया कि भिन्न भिन्न गैसों में इनका द्रव्यमान विलेयता भिन्न भिन्न होता है, किसी का एक नहीं होता है। ठीक, ये सब अलग अलग घुलनशील होते हैं। जैसे H का होता है 0.009, हमने बता दिया। N2 का होता है 0.015, H2 का होता है 0.017, O2 का होता है 0.028, CO2 का होता है 0.88, H2S का होता है 2.62, HCl का होता है 4.42 और NH3 का ज़्यादा होता है, कितना होता है, 7.10। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लेना। आसान सा मैंने एक बिल्कुल आसान हेडिंग रखी है। क्या कह रहा है हेनरी का नियम, हेनरी का नियम डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है हमारा यम समानुपाती पी। किस पे डिपेंड करता है, यम समानुपाती पी, या इसे लिख सकते हैं हम यम बराबर KP। ठीक, जहाँ पे होता क्या है कि यम हमारा क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि घुली हुई गैस की मात्रा 2.15 है तथा शाम पर गैस का दाब 4 है, तब आप क्या करोगे, कौन सा सूत्र लगाओगे, क्योंकि हमें यम और पी दोनों दे रखा है। ठीक, पी बराबर क्या होता है, शाम पर गैस का दाब, यम बराबर होता है घुली गैस की मात्रा, और के बराबर होता है समानुपाती स्थिरांक। यहाँ पे के इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे समानुपाती लगा, अगर यहाँ से हट जाएगा, समानुपाती हटेगा, बराबर लगेगा तो के लगेगा, अगर समानुपाती लगेगा तो के नहीं लगेगा। अगर हमें यम और पी दोनों दे रखा हो तो ये सूत्र हमारा काम नहीं करेगा। ठीक, तो हमारा सूत्र कौन लगेगा, ये, जब यम और पी दोनों दे रखा हो तो हमें के यानी समानुपाती निकालना होगा। अगर हमें पी यम दो में से एक हो हमारे पास कि घुली हुई गैस की मात्रा हो सिर्फ, या साम्य पर गैस का दाब हो, तब हमारा सूत्र ये वाला लगेगा, यम समानुपाती पी। इसको नोट कर लेना, अभी काम आएगा आगे। ठीक, यम समानुपाती पी। अगर हमें यम के दिया हो या यम पी दिया हो, अगर हमें 2 दिया है तो यम बराबर के पी लगाएंगे, अगर हमें एक चीज़ दे रखी है तो यम समानुपाती पी लगाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो हेनरी का नियम ही कहता है, इस पर ही आधारित है कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समझ में, कि एक स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, समझ में आ रहा है कि एक स्थिर ताप है, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस ताप है, उस पर गैस, किसी गैस का, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, उस गैस का एक स्थिर विलेयता,
एक स्थिर द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती। अगर हम गैस को किसी द्रव्य में मिलाते हैं तो उसका जो गैस का दाब होगा वह द्रव्य के विलेयता के समानुपाती होगा। समझ में? इसीलिए बना यम समानुपाती पी या यम बराबर के पी। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यही पूछता है हमेशा, यम समानुपाती पी किसके नियमानुसार आधारित है? तो हम क्या कहेंगे? हेनरी का नियम। या हमें दे दिया कि हेनरी का नियम का सूत्र बताइए, तो यम समानुपाती पी या यम बराबर के पी। अगर यम क्या है तो घुली हुई गैस की मात्रा, किससे व्यक्त करते हैं? यम से व्यक्त करते हैं। के क्या है? तो के हमारा समानुपाती स्थिरांक। अगर हम ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे तो हमारा, तुम्हें पता है ये समानुपाती का चिन्ह होता है, तो अगर इसको हटा देंगे तो हमारा के हो जाएगा, जिसका हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक। पी क्या है? तो साम्य गैस, साम्य पर गैस का दाब होता है। क्या होता है? साम्य पर गैस का दाब। अगर हमें दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, नेक्स्ट, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है? दो या दो से अधिक ठोसों के सामग्री मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। समझे? ठोस वो होता है दो या दो से अधिक ठोसों के सामग्री मिश्रण, यानी कि दो ठोस चीज़ों का अगर मिश्रण करते हैं उससे जो ठोस प्राप्त होता है उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। यानी कि दो ठोस चीज़ हम ले लें और उनका आपस में मिश्रण करें, उससे जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, जो भी बन के तैयार होगा, वो ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक, यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रस्थापी ठोस विलयन, नंबर 2 अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रस्थापी ठोस विलयन क्या होता है और अंतराकाशी ठोस विलयन क्या होता है, आगे बताते हैं। चलो, सबसे पहले जान लेते हैं प्रस्थापी ठोस विलयन। यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जलक में उपस्थित अवयव कणों का प्रतिस्थापन समान आकार में अन्य किसी ठोस पदार्थ के अवयव कणों से हो जाता है तो प्राप्त विलयन प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाता है। मतलब कि अगर जो मेरा खून है और आपके खून, दोनों का खून अगर समान होता है तो उसे प्रतिस्थापित कहते हैं। ठीक, प्रतिस्थापित क्या होता है कि दो लोग आपस में समान हों, उसे हम प्रतिस्थापित कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जलक में उपस्थित अवयव कणों का प्रतिस्थापन समान आकार में हो, उस आकार में हो, ठोस पदार्थ के अवयव कणों से हो जाता है तो प्राप्त विलयन प्रतिस्थापित ठोस विलयन होता है। अगर दोनों के अलग अलग गुण हैं और दोनों के आपस में समान हो जाते हैं तो उसे हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। ठीक, अंतराकाशी ठोस विलयन क्या होता है? अंतराकाशी ठोस, यदि किसी ठोस के क्रिस्टल जलक के अंतराकाश अथवा रिक्तियों में किसी अन्य पदार्थ की अवयव कण आ जाते हैं तो यह अंतराकाशी ठोस विलयन होता है। समझ में आया? अगर दो लोगों के गुण आपस में समान हैं तो उसे हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। अगर किसी एक इंसान के अंदर किसी दूसरे इंसान के गुण मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। समझ में आया? अगर बाप की शक्ल बेटे से मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापित ठोस विलयन। दोनों समान होंगे आपस में। ठीक, बाप और बेटा दोनों समान होंगे आपस में। लेकिन अगर जो बेटे की शक्ल बाप से नहीं मिल रही है तो वहाँ पे अंतराकाशी ठोस विलयन है। अंदर अंदर क्या हुआ किसी को पता नहीं है। समझ में आई बात? अंतराकाशी क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल जलक में अंतराकाश अवस्था स्थितियों में किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयव कण आ जाते हैं तो इस अवस्था को, तो यह अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है, या इस अवस्था को अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। समझ में आया? कि अगर बाप की शक्ल बेटे से मिल रही है तो वो प्रतिस्थापित होगा, अगर नहीं मिल रही है, किसी दूसरे से मिल रही है तो अंतराकाशी होगा।
ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ में? किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में, मतलब शांत अवस्था में, उस टाइम पे न ताप उबल रहा हो न द्रव उबल रहा हो, शांत अवस्था में हो, द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प का दाब। यानी कि अगर हम द्रव को अगर खौलाएं, ठीक, हम मान लेते हैं ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ठीक, ये हमारा यहाँ पे क्या है? द्रव्य है, और यहाँ से हम इसको खौला देते हैं, ठीक। अगर यहाँ से हम खौलाते हैं, खौलाते समय ये शांत अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, यानी कि बाहर ना जा रहा हो, ये स्थिर अवस्था में हो, उस टाइम पर द्रव्य के पृष्ठ यानी ये जो हिस्सा होगा, ये पर लगने वाला वाष्प, यानी कि अगर उबल नहीं रहा जिसका मतलब कि ऊपर पूरा खौला नहीं है अभी द्रव, सिर्फ इसके पृष्ठ पे ही ताप लग रहा है, ठीक। तो इस पृष्ठ पर लगने वाला ताप वाष्प दाब ही दाब वाष्प कहलाता है। समझ में? अगर हम नीचे से आग जलाते हैं और ऊपर किसी चीज़ को रख के खौलाते हैं, लेकिन वो खौल उस टाइम पे खौल नहीं रहा, वो अपनी शांत अवस्था में है और उसके पेंदे पे हमारा लगातार आग का ताप पड़ रहा है, तो उस अवस्था को हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गया? किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, इतना याद रखना है कि अवस्था उसकी शांत हो गई, नीचे से हम आग जलाएंगे यानी कि ताप देंगे, आग को हम ताप कहते हैं, उससे यहाँ जो आँच निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, ठीक, ये वाष्प कहते हैं। तो हमेशा याद रखना उसकी पेंदी तो गर्म हो ही रही है, तो किसी ताप पर, मतलब कोई भी हो, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400, 500, 1000, कुछ भी हो, पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, यहाँ पे द्रव है, यहाँ पे वाष्प है, इसके मध्य साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, राउल्ट का नियम, ये इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा, शायद पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। है कुछ नहीं, राउल्ट का नियम ये कहता है, इस नियमानुसार, इसमें सिर्फ एक सूत्र होता है, पहले सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या होता है? सूत्र हमारा होता है पी एस बराबर पी ए पावर 0 एक्स ए प्लस पी बी की पावर 0 एक्स बी। क्या होता है? पी एक्स बराबर पी ए की पावर 0, इसे हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक, एक्स ए प्लस पी बी की पावर 0 एक्स बी। याद रहेगा ना? सिर्फ इतना याद रखना है कि लास्ट में एक्स बी से गुणा करना है, एक्स ए से दोनों पक्षों में, और उसके बाद पी ए पी बी, किसी में से एक याद कर लेना, सब याद हो जाएगा। ठीक। पी एस क्या होता है? विलयन का कुल वाष्प दाब होता है। ठीक, आगे हम बताते हैं बाकी, पहले हेडिंग देखते हैं। तो हेडिंग हमारा इसी के आधार पर बना है, क्या कहता है? इस नियमानुसार दिए गए ताप पर विलयन की किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाजन के गुणनफल के बराबर होता है। समझ आया? मोल प्रभाजन हमारा क्या होता है? मोल प्रभाजन होता है एक्स ए एक्स बी। ठीक। पी ए पी बी क्या होता है? वाष्प का दाब होता है। ठीक, समझ में आ गया इतना? वाष्प दाब क्या होता है हमारा? पी ए पी बी, और एक्स ए एक्स बी हमारा होता है मोल प्रभाजन। तो हमसे क्या कहना क्या चाह रहा है कि वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाजन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये जो होगा पी बी, ये हो गया हमारा वाष्प दाब और ये हमारा मोल प्रभाजन। तो वाष्प दाब तथा वाष्प दाब मोल प्रभाजन के गुणनफल के बराबर होगा, यानी इससे गुणा करेगा ना, तो इसके बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ें।
हमें इतना ही लिखना है जब राउल्ट का नियम आए, सूत्र पूछा तो सूत्र आपको याद रखना है कि पी एस बराबर पी ए पावर डिग्री एक्स ए प्लस पी बी की पावर डिग्री एक्स बी होता है। और हमें याद रखना है कि ये इसको हम मोल प्रभाजन कहते हैं, एक्स ए और एक्स बी को, और पी बी पी ए को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब तथा मोल प्रभाजन आपस में गुणनफल होंगे, ठीक, एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होंगे, ठीक। तो हमें लिखना है इस नियमानुसार दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाजन के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट, आदर्श विलयन, ठीक। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन दो होते हैं। एक अगर आपको समझ में आ गया, दूसरा अपने आप आ गया। होता है ना, किसी गांव में देखो बूढ़े लोगों को बहुत लोग आदर करते हैं और बहुत लोग अनादर करते हैं, हालांकि अनादर ना करना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है, जहाँ क्या कहते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि जो रोड पे वाहन चलाते हुए कानून का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श इंसान कहते हैं, कि आदर्श से गाड़ी चला रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, अच्छे इंसान। जो आदर नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, उन्हें हम अनादर कहते हैं, कि बिगड़े हुए, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, केस हो जाएगा, जो भी हो, ठीक। तो आदर्श और अनादर में सेम चीज़ है। आदर्श विलयन हमारा क्या कहता है कि वह विलयन जो सांद्रता व तप, क्या कहता है, सांद्रता व ताप, यहाँ पे क्या होगा, ताप होना चाहिए ना, ठीक। सांद्रता व ताप, इस पे एक तो लिखता नहीं बनता, इसलिए ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता हूँ, ठीक। वह विलयन जो सांद्रता व ताप का विभिन्न परसों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, सॉरी पालन करते हैं, ठीक। वह विलयन सांद्रता जो ताप के विभिन्न परसों पर में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक। अनादर्श विलयन, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। समझ में आया? आदर्श विलयन वह विलयन जो पालन करते हैं, अनादर्श विलयन वह विलयन जो पालन नहीं करते हैं। समझ में आ गया? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म वह विलायक कि एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में है? जैसे हम हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान के या फिर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपनी मेहनत पर सिर्फ भरोसा रखते हैं, बाकी दुनिया क्या कहती है, उसका भविष्य क्या है, उसका क्या बोलते हैं, किस्मत क्या है, उस पर निर्भर नहीं होते, अपनी मेहनत पर निर्भर होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म वही कह रहा है कि जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो विलेय के कण होते हैं जो उस पर निर्भर करता है, किंतु विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कि जो रासायनिक प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? तो अणुसंख्य गुणधर्म दो प्रकार का होता है। एक वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन होता है, एक क्वांथनांक में उन्नयन होता है। ठीक, दोनों याद रखेंगे, पूछ सकता है अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन होता है एक, दूसरा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे हम समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन क्या होते हैं? जिन विलयनों में परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। कौन से विलयन? वह विलयन जिन विलयनों के प्रसारण दाब, यानी जो ऊपर का प्रभाव पड़ता है, दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दाब समान होते हैं, उन्हें हम समपरासारी विलयन। अगर हमारे पास दो कण हैं तो दोनों का जो हमारा दाब होगा, ये वाला दाब जो ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर दाब होगा, ये आपस में समान होंगे, बराबर होंगे।
अगर इस स्थिति में है तो उसे हम समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक, इसका एक सूत्र होता है, फिजिक्स में बताया था, n1/v1 बराबर किसके होगा, n2/v2। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों का ऊपर से दोनों का परासरण दाब पड़ रहा है, इसलिए दोनों को हम n1 n2 मान लेते हैं, और दोनों समान समपरासारी हैं, इसलिए इनको हम v1 v2 मान लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, n1/v1 बराबर n2/v2। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद हमारा क्या है, असमान मोलर द्रव्यमान। असमान मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जब किसी विलयन को विलायक में में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में सगुणन अथवा वियोजन होने पर अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असमान्य हो जाता है। अर्थात संगुणक पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है। इस क्रिया को असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर 1-2 नंबर का दिया हो तो वहाँ पे सिर्फ इतना लिख देंगे कि संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है। इस क्रिया को असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर, 1 नंबर का ना खो के 2 नंबर या 3 नंबर का दिया हो तो वहाँ पे हम पूरा लिखेंगे कि जब किसी विलयन को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का विलायक में संगुणन अथवा वियोजन होने पर अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असमान हो जाता है। ठीक, इसके बाद अर्थात संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है। इस क्रिया को असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का दिया हो तो बड़ा लिख देना, 1 नंबर का दिया हो तो एक ही लाइन में लिखना फिर कि संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है यही आप यहाँ पे देखोगे, बस इसको बढ़ा दिया है कि विलयन विलायक में घोलते हैं तो विलेय उत्पन्न होता है तो उसका संगुणन वियोजन होता है। सेम चीज है, आप शॉर्टकट में 1 नंबर में आए तो आप इतना ही लिखिएगा। ठीक, कि संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है। आगे तो इतना लिख रहे हो गया, असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन अगर 3 नंबर या 2 नंबर का दिया हो तो पूरा लिख देना, ना आए तो बना के लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है, व्हाट हाफ कारक गुणांक, लास्ट हेडिंग है हमारी। ठीक, क्या कहता है हमें कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को, समझ में आया कि जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म होगा और प्रायोगिक मान होगा, दोनों आपस में, दोनों के अनुपात जो होंगे आपस में समान होंगे। इस स्थिति को हम व्हाट हाफ कारक का नियम कहेंगे या गुणांक कहेंगे। ये दोनों नाम एक साथ हैं, ये दोनों अलग है। ये तो आप व्हाट हाफ कारक कह सकते हैं या गुणांक कह सकते हैं, दो में से एक कहना है आपको। ठीक, अगर गुणांक पूछे तब भी लिखना में किसी अणुसंख्य, गुणांक कहेगा तब तो और आसान हो जाएगा। किसी अणुसंख्य, यानी गुणांक में संख्य होता है। ठीक, तो किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान, उसका जो प्रायोगिक मान होगा, प्रयोग करने के बाद जो उसका मान निकलता है, pH7, pH8, pH9, pH 0.5 ऐसे कुछ निकलता है, सबका अलग अलग निकलता है। ठीक, तो जो मान निकलेगा यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान, उसका जो सामान्य मान होगा, जैसे अणुसंख्य है, इसका एक समान मान लेते हैं 7 आया। इसके बाद इसको हम गैस में उबालेंगे, क्रिया कराएंगे, तो इसका जो प्रयोग करने के बाद मान आएगा, या मान लिया 5 आया या 5.3 आया, ऐसे कुछ आया, तो जो ये होंगे ये आपस में अनुपात होंगे। इनका जो अनुपात आएगा, अब अनुपात कितना आएगा, अनुपात तो दोनों का सेम आएगा, जो भी आएगा 8-9। ठीक, तो ये क्या होंगे, आपस में समान होंगे जिनका अनुपात होगा। इसी क्रिया को गुणांक कहते हैं या इसी क्रिया को व्हाट हाफ कारक नियम कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। बाकी कल हम बताएंगे इसके आंकिक प्रश्न। ठीक, और जो सूत्र बचे हैं 1-2 वो सूत्र बता देंगे ब्लैक बोर्ड में, जो कल वीडियो आएगा इसके बाद उसमें हम बता देंगे। ठीक, उसके पहले एक क्वेश्चन नोट कर लो और इस क्वेश्चन को आप लोग हल करना। मैं सबसे पहला क्वेश्चन कल यही कराऊंगा कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। हमने सूत्र बता दिया आपको कि जल की मोलरता बराबर क्या होता है, जल का भार प्रति जल का अणुभार अपान जल का आयत, जो कि लीटर में निकलता है। ठीक, हमने सूत्र पीछे बताया था।
मोलरता का, तो जल का भार बटे जल का अणुभार अपान जल का आयतन लीटर में। अब आप पूछोगे कि सर इसमें तो कोई संख्या नहीं दी, तो हमसे पूछ रहा है क्या, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम जल का भार निकालेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं। तो जल का भार क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन होता है। तो घनत्व हमारा क्या होता है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, अगर दिया होता तो हम मानते हैं। ठीक, अब आयतन को हम मिलीमीटर बदलेंगे लीटर से, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे। तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर अणुभार निकाल लेंगे। तो अणुभार आपको पता है कि आशुद्ध या शुद्ध जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो H2 होता है। अब इसका अणुभार निकालेंगे तो H का अणुभार कितना होता है, 1 होता है, और 2 दिया है तो 2 से गुणा कर देंगे, और O का होता है 16। सबको इक्वल करेंगे, उसके बाद सूत्र में मान रख देंगे। ठीक, चलो, तो ये आप लोगों को लगा के लाना है। ठीक।